अगर किसी को लगता है कि 100 साल जीने का रहस्य उनके परिवार के जीन्स या डीएनए में छिपा है, तो मॉडर्न साइंस कहती है कि ये सोच 80% गलत है। बिल्कुल गलत है। अक्सर जब भी लंबी उम्र की बात आती है तो दिमाग में साई-फाई फिल्मों जैसी तस्वीरें बनती हैं, जैसे लोग फ्रीज हो रहे हैं या दुनिया के सबसे अमीर लोग कोई अजीब व महंगे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। हाँ, वो सिलिकॉन वैली वाले बायो हैकर्स की तरह। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे सदियों तक जीना किसी बहुत बड़ी और महंगी लैबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। सही बात है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इस बात की तह तक जाएंगे कि बिना किसी महंगे जिम या सप्लीमेंट के 100 साल से ज्यादा जीने का विज्ञान क्या कहता है, और इसके लिए हमारे पास बहुत सॉलिड डेटा है। बिल्कुल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च और दुनिया के सबसे लंबी आयु वाले इलाकों यानी जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है, उनका डेटा एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। एकदम अलग कहानी। हमारा मकसद आज ये जानना है कि लंबी आयु का नतीजा कोई महंगा बायो हैक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें हैं, और खास तौर पे 35 से 45 साल की उम्र के बीच किए गए बदलाव बायोलॉजी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सबसे क्रूशियल आयु होती है। अगर इसको एक सीधे उदाहरण से समझें तो ये हेल्थ के लिए एक लो कॉस्ट सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा है। थोड़ा थोड़ा रोज इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक फायदा उठाएं। ये सिप वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल वही आता है जहां से मैंने शुरुआत की थी, क्या लंबी उम्र सच में खानदानी विरासत नहीं है? देखिए, मतलब ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना सबसे पहले जरूरी है। साइंस और ब्लू जोन्स का डेटा पूरी तरह से ये साबित करता है कि जेनेटिक्स यानी हमारे डीएनए का हमारी लंबी उम्र पर सिर्फ 20 से 30% ही कंट्रोल होता है। सिर्फ 20 से 30? हाँ, बस उतना ही। बाकी का 70 से 80% हमारा लाइफस्टाइल, माहौल और हमारी आदतें तय करती हैं। रुकिए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है और इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम सब किसी ना किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके दादाजी दिन भर बीड़ी पीते थे, बाहर का जंक फूड खाते थे और फिर भी 95 साल की उम्र तक मस्त जिए। हाँ, ऐसे किस्से सबने सुने हैं। राइट। तो अगर लाइफस्टाइल इतना ही बड़ा फैक्टर है तो वो दादाजी वाले एग्जाम्पल्स सिर्फ एक कोइंसिडेंस हैं क्या? मैं बताऊंगा कि वो एक स्टैटिस्टिकल अनोमली है, यानी हजारों में एक एक्सेप्शन। उन एक्सेप्शंस को देखकर हम अपने लिए नियम नहीं बना सकते हैं ना? हाँ, ये तो है। एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। बिल्कुल। अगर हम बड़े डाटा पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक बहुत बड़ी स्टडी है जो 34 साल तक चली और इसमें 1,20,000 लोगों को ट्रैक किया गया। बाप रे, 1,20,000, वो भी 34 साल तक। हाँ। और नतीजा ये था कि अगर लोग सिर्फ 5 आदतें अपनाएं, जैसे सही डाइट, रोजाना एक्सरसाइज, हेल्दी वेट, स्मोकिंग ना करना और अल्कोहल को लिमिट में रखना, तो महिलाएं अपनी आयु में 14 साल और पुरुष 12 साल जोड़ सकते हैं। ओह वाओ, 12 से 14 साल सिर्फ 5 आदतों से। एग्जैक्टली। एक और नई स्टडी जो 2023 में 7 लाख लोगों पर हुई, वो बताती है कि 40 की उम्र के आसपास 8 सेहतमंद आदतें अपनाने से जिंदगी में 20 से ज्यादा साल जुड़ सकते हैं। ये आंकड़े किसी एक इंसान के नहीं बल्कि पूरी आबादी के हैं। मान लिया कि डेटा ये दिखाता है, लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। अगर सब कुछ लाइफस्टाइल ही है तो बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर आखिर क्या बदल रहा है? लोग जल्दी क्यों मरते हैं? यानी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से शरीर के अंदर ऐसी कौन सी तोड़फोड़ होती है जो हमारी आयु अचानक कम कर देती है? इसको समझने के लिए हमें जेरोंटोलॉजी यानी एजिंग साइंस के कोर में जाना होगा। बुढ़ापा आने के या शरीर के टूटने के 9 मुख्य बायोलॉजिकल कारण होते हैं। 9 कारण? हाँ, पर इनमें से सबसे जरूरी 3 को समझना काफी होगा। पहला है टीलोमेयर शॉर्टनिंग। टीलोमेयर्स हमारे डीएनए के किनारों पर लगे प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं। प्रोटेक्टिव कैप्स मतलब किस तरह के? बिल्कुल वैसे ही जैसे जूते के फीते के आगे एक छोटा सा प्लास्टिक का कवर होता है ना। हाँ। ताकि फीता खुले ना। अच्छा, हाँ, ताकि धागे बाहर ना निकले। सही पढ़ा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और सेल डिवाइड होते हैं, ये प्लास्टिक का कवर यानी टेलोमर छोटा होता जाता है और जब ये पूरी तरह खत्म हो जाता है तो सेल मर जाता है। ओके, तो फीते का कवर घिस रहा है।
दूसरा कारण क्या है फिर? दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन। वेट, तीसरे पर आने से पहले ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ऐसे समझिए जैसे लोहे में जंग लगना। अगर एक गाड़ी को बारिश में बिना किसी पॉलिश के छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे अंदर से खोखली होने लगती है। हाँ, जंग लगने से लोहा कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। तो जब हम गलत खाना खाते हैं या ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो इस जंग की तरह हमारे हेल्दी सेल्स को खाने लगते हैं। बाप रे, ये तो अंदर ही अंदर तोड़फोड़ चल रही है। और वही जंग माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे सेल्स का पावर हाउस है, उसको कमजोर कर देते हैं। जब पावर हाउस में ही ऊर्जा नहीं बनेगी तो दिल, दिमाग और लिवर जैसे ऑर्गन्स धीमे पड़ने लगते हैं। तो इसका मतलब जब हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो हम बॉडी में इस जंग को लगने से रोक रहे होते हैं। एग्जैक्टली। यही लॉजिक है। जब कोई हेल्दी खाना खाता है या एक्सरसाइज करता है तो वो सीधे तौर पर इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इंटरवीन कर रहा होता है, यानी उन्हें ठीक कर रहा होता है। हाँ, अच्छा खाना टीलोमियर्स के घिसने की रफ्तार को धीमा करता है और एक्सरसाइज माइटोकॉन्ड्रिया को नई एनर्जी बनाने के लिए मजबूर करती है। यही वो मैकेनिज्म है जिससे बुढ़ापा धीमा हो जाता है। ये हुई ना डीप डाइव वाली बात। अगर सेलुलर बायोलॉजी समझ आ गई है तो अब ये सोचते हैं कि इसे आम जिंदगी में कैसे लाया जाए। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर सेल को जंग लगने से बचाना है तो खुराक का रोल सबसे बड़ा होगा। पर दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए किसी महंगी इंपोर्ट की हुई बेरी या पाउडर की जरूरत नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी रसोई का खाना काफी है। एकदम सही कहा आपने। जैसे ब्रेकफास्ट में ओट्स, स्प्राउट्स या मूंगफली, लंच में दाल, सब्जी, 1 या 2 रोटी और दही, और रात का डिनर बिल्कुल लाइट जैसे सूप, पनीर या टोफू। लेकिन सिर्फ क्या खाना है, इससे ज्यादा जरूरी ये बताया गया है कि कितना खाना है। बिल्कुल। और यहाँ पर ओकिनावा जापान का एक बहुत ही सटीक नियम आता है जिसे हाराहची बुके कहते हैं। इस नियम का मतलब है कि पेट को हमेशा सिर्फ 70 से 80% ही भरना चाहिए। यहाँ मैं फिर टोकना चाहती हूँ, 80% ही क्यों? हमारी आदत होती है कि जब तक गले तक खाना ना आ जाए या सासू माँ 2 रोटी और न खिला दें तब तक हम रुकते नहीं। हाँ, ये हमारे कल्चर में काफी आम है। राइट। तो पेट को थोड़ा खाली छोड़ने के पीछे की बायोलॉजी आखिर क्या है? इसके पीछे का विज्ञान ऑटोफैजी कहलाता है। जब हम पेट भरकर या ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा शरीर लगातार उस खाने को पचाने में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। इंसुलिन का लेवल हमेशा हाई रहता है। अच्छा, तो शरीर को आराम नहीं मिलता? नहीं मिलता। लेकिन जब पेट को थोड़ा खाली छोड़ा जाता है और बॉडी को नया खाना पचाने का स्ट्रेस नहीं मिलता तो शरीर एक क्लीनिंग मोड में चला जाता है। ऑटोफैजी का मतलब ही है खुद को खाना। खुद को खाना, ये थोड़ा डरावना लग रहा है सुनने में। डरावना नहीं, ये बहुत फायदेमंद है। शरीर के अंदर जो पुराने, खराब या अधमरे सेल्स होते हैं, बॉडी उन्हें तोड़कर उनकी एनर्जी को नए सेल्स बनाने में यूज करती है। ये एक नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस है। ओह, आई सी। तो ये एक रिसाइकलिंग सिस्टम जैसा है। एग्जैक्टली। अगर पेट हमेशा भरा रहेगा तो ऑटोफैजी कभी ऑन ही नहीं होगी और खराब सेल्स बॉडी में कचरे की तरह जमा होते रहेंगे जो बाद में कैंसर या दूसरी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। यानी थोड़ी भूख बाकी रखने से हम बॉडी को अपना इंटरनल कचरा साफ करने का टाइम दे रहे हैं। सही समझे आप। तो खाने के बाद अगला नंबर आता है बॉडी को मूव करने का। हैरानी की बात यह है कि लंबी उम्र के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग या घंटों जिम करने की बात नहीं की जा रही। सबसे असरदार लॉन्जेविटी एक्सरसाइज सिर्फ पैदल चलना यानी वॉकिंग बताई गई है। हाँ, पैदल चलना सबसे बेहतरीन है। रोजाना 8000 स्टेप्स का टारगेट, जिसे दिन के अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे 4000 सुबह, 2000 दोपहर में और बाकी शाम को। चलना तो फाउंडेशन है, लेकिन 40 की उम्र आते आते बायोलॉजी थोड़ी बदलने लगती है। यहाँ हफ्ते में कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे पुशअप्स या स्क्वाट्स करना जरूरी हो जाता है। इसका रीजन है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया यानी मसल्स का नुकसान। लेकिन मसल्स का लंबी उम्र से क्या लेना देना? हर किसी को बॉडी बिल्डर थोड़ी बनना है। बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मसल सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक इंजन है। शरीर का सबसे बड़ा ग्लूकोज सिंक यानी शुगर को एब्जॉर्ब करने वाला हिस्सा हमारे मसल्स होते हैं। अच्छा, तो मसल्स शुगर को कंट्रोल करते हैं?
जी हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और मसल्स गलने लगते हैं, बॉडी में शुगर को एब्जॉर्ब करने की जगह कम हो जाती है, जिसके नतीजे में डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ओह, तभी 40 के बाद शुगर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बिल्कुल। और एक मजबूत मसल बेस अचानक गिरने और हड्डी टूटने से भी बचाता है, जो बुढ़ापे में मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। समझ गई। मसल मास बनाए रखना बेसिकली शुगर को कंट्रोल करने और मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने का एक नेचुरल तरीका है। सही कहा। एक्सरसाइज और बैठने के इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक 3 मिनट हैबिट का जिक्र मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कंप्यूटर को स्लीप मोड से जगाना। कंप्यूटर को जगाना कैसे? जैसे जब हम अपना माउस थोड़ी देर नहीं हिलाते तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। सेम वैसे ही जब लोग लगातार 45 या 60 मिनट चेयर पर बैठे रहते हैं तो उनकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम एक तरह से स्लीप मोड में चला जाता है। ब्लड फ्लो रुकने लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो हर घंटे 3 मिनट उठकर चलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे माउस को थोड़ा सा हिलाना, ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। ये कंप्यूटर वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। लगातार बैठना ब्लड वेसल्स के अंदर जो एक पतली सी लाइनिंग होती है, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, उसे स्टिफ या सख्त कर देता है। तो चलने से वो ठीक हो जाता है। हाँ, सिर्फ 2 या 3 मिनट का मूवमेंट ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को वापस ऑन करता है और उस स्लीप मोड से बॉडी को बाहर निकालता है। तो यहाँ तक हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी डाइट और एक्सरसाइज को कवर कर लिया, लेकिन एक बॉडी तभी लंबा जिएगी जब दिमाग शांत हो। सिर्फ सांसें चलना काफी नहीं है, बिना स्ट्रेस के जीना जरूरी है। मेंटल हेल्थ तो फाउंडेशन है। अब उन साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को समझते हैं जो आयु बढ़ाते हैं, जैसे नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। साइंस कहती है कि रात 11 बजे से पहले सोना और 7 से 8 घंटे की नींद लेना बायोलॉजिकल जरूरत है। लोग आजकल नींद को एक लग्जरी समझते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है। इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। अच्छा, वो क्या है? जब हम सोते हैं तब दिमाग के अंदर एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। सोते वक्त दिमाग के सेल्स थोड़े सिकुड़ जाते हैं, जिससे उनके बीच थोड़ी जगह बन जाती है। जैसे स्पंज को दबाने से जगह बनती है। हाँ, वैसा ही कुछ। फिर स्पाइनल फ्लूइड वहां से तेजी से बहता है और दिन भर के दिमागी कामकाज से जो केमिकल कचरा इकट्ठा हुआ था उसे धोकर साफ कर देता है। वाओ, यानी दिमाग की लिटरल सफाई होती है रात को। बिल्कुल। अगर इंसान 7 या 8 घंटे नहीं सोएगा तो ये कचरा वहीं जमा रहेगा, जो आगे चलकर अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियां पैदा करता है। यानी नींद लिटरल सेंस में दिमाग को धोने का काम करती है। और जहां तक स्ट्रेस की बात है, रोजाना 10 मिनट का स्ट्रेस कंट्रोल, जैसे 5 मिनट डीप ब्रीदिंग और 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठना बताया गया है। हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन आखिर इन 10 मिनट पे ऐसा क्या मैजिकल हो जाता है जो पूरे दिन के स्ट्रेस को काट देता है? इसका सीधा कनेक्शन कॉर्टिसोल हार्मोन से है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है। थोड़ा कॉर्टिसोल अच्छा है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस में ये लगातार हाई रहता है। और हाई कॉर्टिसोल प्रॉब्लम करता है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हाई कॉर्टिसोल ब्लड वेसल्स के अंदर एक सैंड पेपर यानी रेगमार की तरह काम करता है। वो नसों को अंदर से छीलने लगता है, जहां फिर कोलेस्ट्रॉल आकर चिपक जाता है और ब्लॉकेजेस बनाता है। बाप रे, रेगमार जैसा? ये तो सच में डराने वाला असर है। हाँ, इसलिए सिर्फ 5 या 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट कर देती है। कॉर्टिसोल अचानक ड्रॉप हो जाता है और दिल पर पड़ रहा दबाव कम हो जाता है। बात कर ही रहे हैं तो उन इलाकों का जिक्र जरूरी हो जाता है जहां लोग असल में 100 साल से ज्यादा जीते हैं। आप ब्लू जोन्स की बात कर रही हैं? बिल्कुल। डैन ब्यूटनर की ब्लू जोन्स रिसर्च दुनिया के 5 ऐसे इलाकों का अध्ययन है, जैसे जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया और ग्रीस का इकारिया। यहाँ सेंटेनेरियंस यानी 100 साल पार करने वालों की गिनती सबसे ज्यादा है। और उनका रूटीन बड़ा सिंपल है। हाँ, और जानते हैं इनका सबसे बड़ा रहस्य क्या निकला? ये लोग सिर्फ सब्जियां नहीं खाते, बल्कि इनकी सामाजिक जिंदगी, इनके सोशल कनेक्शंस बहुत मजबूत होते हैं। सही बात है। अकेलापन यानी लोनलीनेस को उनके लिए उतना ही खतरनाक माना गया है जितना कि चेन स्मोकिंग। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइंस अब आइसोलेशन और लोनलीनेस को एक फिजिकल डिजीज की तरह ट्रीट कर रही है। ब्लू जोन्स का डेटा दिखाता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखना, परिवार और पड़ोसियों के साथ रोजाना उठना बैठना हमारे नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल देता है। ये सेफ्टी सिग्नल क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे कॉर्टिसोल नहीं बनता।
और इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है जापानी कल्चर में, जिसे इकिगाई कहते हैं। इकिगाई यानी जिंदगी का मकसद या लाइफ पर्पस। यहाँ एक चीज़ जो मुझे बहुत हिट करती है वो ये है कि आज की डेट में हम सब अपने हाथों में स्मार्ट वॉचेस पहने घूमते हैं। हम अपने स्टेप्स ट्रैक करते हैं, कितनी कैलोरीज बर्न की ये देखते हैं, हार्ट रेट और स्लीप साइकिल्स भी मैप करते हैं लोग। हाँ, सब कुछ ट्रैक करते हैं, लेकिन कोई भी फिटनेस मेट्रिक हमारी सोशल लाइफ या दोस्तों के साथ बिताए गए वक्त को ट्रैक नहीं करता। हम ये नापने का कोई तरीका नहीं रखते कि आज अपने किसी खास दोस्त से कितनी देर दिल खोलकर बात की। ये तो सच है, हम उसे मैट्रिक नहीं मानते। जबकि विज्ञान चीख चीख कर कह रहा है कि दोस्तों के साथ हंसना और सुबह उठने का एक मकसद होना ट्रेडमिल पर दौड़ने से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर जरूरी तो जरूर है। एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। जिनके पास सुबह उठने का एक वाज़ेह मकसद होता है, चाहे वो उनका कोई पैशन हो, समाज सेवा हो या सिर्फ अपने पोता पोती को स्कूल छोड़ना हो। हाँ, छोटी छोटी चीजें भी मकसद हो सकती हैं। बिल्कुल। तो बायोलॉजी उस पर तुरंत रिएक्ट करती है। इकिगाई यानी मकसद होने से इंसान का इम्यून सिस्टम ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, उनमें इन्फ्लेमेशन कम होती है। ओह, तो दिमाग का मकसद डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। हाँ, और इसके उलट लोनलीनेस एक क्रॉनिक स्ट्रेसर है। अकेला इंसान हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पर एक खतरे का एहसास करता है, जिससे वही सैंड पेपर वाला कॉर्टिसोल लगातार बनता रहता है। इसलिए सोशल बॉन्ड लिटरली एक दवाई की तरह काम करता है। तो क्या ये सब आंकड़े, रिसर्च पेपर्स और ब्लू जोन्स के नियम आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न जिंदगी में प्रैक्टिकली लागू हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं। आइए देखते हैं उन लोगों को जो मॉडर्न दुनिया की तेज रफ्तार के बावजूद फिट हैं, जैसे हमारे कुछ वेल नोन सेलिब्रिटीज। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सेलिब्रिटीज 60 या 70 की उम्र में इतने फिट इसलिए हैं क्योंकि उनके पास बेशुमार पैसा है या महंगे ट्रेनर्स हैं। लेकिन क्या सच में पैसा उन्हें फिट रखता है? पैसा उन्हें सिर्फ अच्छी क्वालिटी का खाना और जिम की मशीन्स दे सकता है, लेकिन रोज सुबह जल्दी उठने का डिसिप्लिन कोई खरीद नहीं सकता है ना। सही बात है, डिसिप्लिन खुद ही लाना पड़ता है। अगर ध्यान से देखें तो ज्यादातर फिट सेलिब्रिटीज की रोजमर्रा की आदतें ठीक वही हैं जो हमने सेलुलर बायोलॉजी और ब्लू जोन्स में डिस्कस की, जैसे सुबह जल्दी उठना ताकि सर्कैडियन रिदम यानी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहे, उठते ही हाइड्रेशन, योगा और मेडिटेशन से कॉर्टिसोल कम करना। और खाने का पैटर्न भी वैसा ही है जिसमें ऑटोफेजी और हाराहाचीबो काम आता है। अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लें तो अमिताभ बच्चन आज भी 80 पार करने के बाद रोजाना चलते हैं और उनका डिनर शाम 7 बजे तक खत्म हो जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी आदत है। अब हम जानते हैं कि 7 बजे खाना बंद करने से वो असल में अपने माइटोकॉन्ड्रिया को आराम दे रहे हैं और ऑटोफेजी को ट्रिगर कर रहे हैं। अनिल कपूर अपने मसल मास को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जो सीधे तौर पर सार्कोपीनिया को मात देने का तरीका है। और मिलिंद सोमन का एग्जाम्पल तो सब जानते हैं। हाँ, मिलिंद सोमन का नेचुरल लाइफस्टाइल और रनिंग तो स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने का सबसे बढ़िया उदाहरण है ही। इन सभी उदाहरणों में एक चीज कॉमन है और वो है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। इन्होंने अचानक 1 महीने का कोई एक्सट्रीम डाइट प्लान नहीं किया। मतलब फैट डाइट्स के पीछे नहीं भागे। बिल्कुल नहीं। लंबी आयु का सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि आसान आदतों को 30 या 40 साल तक लगातार निभाया जाए। और हाँ, आधुनिक दुनिया का फायदा उठाते हुए 40 की उम्र के बाद मेडिकल साइंस का सही इस्तेमाल भी इनके रूटीन का हिस्सा होता है। मेडिकल चेकअप्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, साल में कम से कम एक बार अपने विटामिन डी, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आनी भी शुरू हो तो उस पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। इस पूरी गहरी चर्चा के आखिर में आते हुए अगर हम इस सबका निचोड़ निकालें तो एक गोल्डन लॉन्जेविटी रूल बनता है। हाँ, सुनने वालों के लिए इसको समराइज करना अच्छा रहेगा। तो 100 साल जीने का रहस्य इन 5 आदतों को कंसिस्टेंसी से अपनाने में है। पहला, रोजाना वॉकिंग। दूसरा, प्लांट बेस्ड या साधारण डाइट जिसमें होल ग्रेन्स और सब्जियां हो और पेट थोड़ा खाली रहे। और तीसरा, 7 से 8 घंटे की नींद ताकि दिमाग का कचरा साफ हो सके। चौथा, कॉर्टिसोल कम करने के लिए दिन में 10 मिनट का शांत वक्त। और 5वां, एक मजबूत सोशल लाइफ और इकिगाई। इनसे कोई भी आसानी से अपनी आयु में 10 से 20 साल जोड़ सकता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात याद रखनी चाहिए, इन सभी बदलावों का असल मकसद सिर्फ लंबे समय तक सांसें लेना नहीं है। असली मकसद है उन जुड़ने वाले सालों में स्वस्थ और आजाद रहना। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली। एग्जैक्टली। हम नहीं चाहते कि लोग 100 साल जिएं लेकिन आखिरी के 20 साल बिस्तर पर काटें। हम चाहते हैं कि वो साल हेल्दी ईयर्स हों,
अगर वर्तमान लाइफस्टाइल में सिर्फ थोड़ा सा भी सुधार किया जाए तो आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल बदलाव ला सकता है। एकदम सही कहा। हमें रातों रात परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर आदत का चुनाव करना है। थोड़ा थोड़ा रोज का एफर्ट। बस इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। अगर हमने ब्लू जोन्स और इकिगाई की साइंस से यह सीखा है कि लंबी और स्वस्थ उम्र के लिए जिंदगी का एक मकसद होना जरूरी है, रोज सुबह किसी काम के लिए उठना सबसे बड़ा रहस्य है ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या इस आधुनिक दुनिया में जो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो खुद हमारी बायोलॉजी के खिलाफ है? ये आइडिया कि 60 की उम्र आते ही सब कुछ छोड़ दो, कोई काम मत करो और बस आराम करो, क्या ये पूरी तरह से रिटायर होना जाने अनजाने में हमारी लंबी आयु के उस मकसद को, उस इकिगाई को कमजोर तो नहीं कर रहा? इस सवाल पर जरूर सोचिए। शुभ दिन।